चैप्टर 6 किंग ऑफ माफिया के बेटे। कपूर मैंशन। रात का वक्त 8 बजे। राजवीर का स्टडी रूम। जहां राजवीर अपने ऑफिस से रिलेटेड फाइल चेक कर रहा था तभी उस स्टडी रूम कोई डोर नॉक करता है, जिसे सुन राजवीर अपनी फाइल्स चेक करते हुए कमिंग बोलता है। तभी उस रूम में कोई एंटर करता है, जिसे महसूस कर राजवीर अपनी फाइल से नजर हटा सामने देखता है तो पाता उसके सामने कबीर खड़ा था, जो इस वक्त ब्लैक प्योर कॉटन की नाइट सूट में था, जो उसे एलिगी लुक दे रहा था। कबीर को देख राजवीर अपनी फाइल से नजर हटा अपने बेटे को अपने एक्सप्रेशन ने चेहरे के साथ देखने लगता है। वो जानता था उसका बेटा क्या कहना चाहते हैं, लेकिन वह अपने चेहरे पर बिना भाव लाए अपने बेटे को देखने लगता है। कबीर भी अपने चेहरे पर कोई इमोशनल ना ला अपने डेड से बोलता है, डैड आई कांट गो मिलिट्री बेस। जिसे सुन राजवीर अपनी एक एब्रो ऊपर की ओर उठा कबीर को देखता है, लेकिन कबीर वैसे ही अपनी डैड के सामने बिना डर के खड़ा रहता है। तभी राजवीर की सर्द आवाज आती है, तुम बिना किसी रीजन की मिलिट्री बेस कैसे छोड़ सकते हो? डैड, मैंने यह नहीं कहा कि मैं ट्रेनिंग पूरी नहीं करूंगा, लेकिन मैं मिलिट्री बेस जाकर यह ट्रेनिंग नहीं करूंगा, मैं इसे घर से कंटिन्यू करूंगा। तभी राजवीर बोला, तुम्हारा ये सब करने का रीजन क्या है? राजवीर जानता था उसका बेटा ये सब क्यों कर रहा, लेकिन उसके मुंह से सुनना चाहता था। तभी कबीर बिना भाव के बोला, प्रिंसेस। जिसे सुनने के बाद राजवीर अपने चेहरे पर कोई भाव नाला अपने उसी सर्द आवाज में बोला, तुम भूल नहीं सकते तुम कौन ही, तुम किंग ऑफ माफिया के बेटे हो, जिसके लिए तुम अभी से तैयार होना होगा। तुम किसी भी रीजन से अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकते, क्योंकि मेरे बाद तो इस गद्दी पर बैठना है। डेड, मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी भी पीछे नहीं हटने वाला। मैं उन सभी चीजों को करूंगा जिससे मैं इस कुर्सी के लिए खुद हकदार बन सकूं। उन दोनों को बात करता सुन ऐसा नहीं लग रहा था कोई बाप बेटा बात कर रहा हो, ऐसे लग रहा था दो कोई बड़े लोग बात कर रहे हो। कबीर को जो कहना था वो के स्टडी रूम से बाहर निकल जाता है। वही राजवीर अपने बेटे को जाता देख अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लिए देख रहा था। कबीर स्टडी रूम से बाहर आ कॉरिडोर से हो रेलिंग के पास जा खड़ा होता है, अपने दोनों हाथ से रेलिंग को पकड़ नीचे देखता, जहां ग्राउंड फ्लोर के हॉल में सुहाना अपनी बेटी को लिए बैठी थी। उसी के साथ पायल बैक बात करी थी। सुहाना को डिस्चार्ज हुए हॉस्पिटल से 29 दिन हो गए थे। इस वक्त कबीर 3rd फ्लोर पर खड़ा था। उसकी नजरें सुहाना के गोद में जाती, जिसमें बेबी पिंक कलर की कॉटन की फ्रॉक पहनी हुई छोटी सी बच्ची सुहाना की गोद में खेल रही थी। कबीर की नजरें बस एकटक उस बच्ची पर थी। 10 वक्त कबीर की नज़रों में कुछ अलग था, तभी उस बच्ची की में नजरें कबीर पर चली जाती है। वो भी कबीर को देख हंसते हुए अपने हाथ ऊपर की ओर कर मारने लगती है, जिसे देख कबीर के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है। आई डोंट नो प्रिंसेस व्हाट इज दिस फीलिंग, बट आई वॉन्ट टू क्लोज विद यू। इतना कह कबीर अपनी नजरें अपनी प्रिंसेस से हटा रेलिंग से दूर हो अपने कदम लिफ्ट की ओर बढ़ा देता है। कबीर का रूम 2nd फ्लोर पर था। नेक्स्ट डे रात का वक्त 7 बजे सिंघानिया मेंशन में अलग ही हलचल मची हुई थी, क्योंकि वंश सिंघानिया ने अपनी बेटी की होने की खुशी में बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। साथ ही पंडित जी ने 1 महीने बाद का ही नामकरण का मुहूर्त दिया था। वही पार्टी इंडिया के मशहूर बिजनेसमैन और बड़े बड़े घर के लोग ने शिरकत की थी। आज पूरी 1 महीने हो गए थे वंश की बेटी आयशा सिंघानिया को इस दुनिया में आए हुए। जी हाँ, वंशिका बेटी का नामकरण और उसकी सारी पूजा और विधि सब कुछ हो चुकी थी। वंश अब पार्टी में सबको अटेंड कर रहा था। अपनी बीबी और बेटी के साथ आयशा पलने में व्हाइट कलर के प्रिंसेस फ्रॉक में तैयार हो लेटी हुई खेल रही थी। वही उसके सामने वंश और सुहाना खड़े थे और सब हंस हंस के बातें कर रहे थे। सभी आयशा से मिल खुशी से तोहफे दे जा रहे थे। वंश की खुशी से कई लोग खुश थे। उसके बिजनेस राइवल कई लोग को जलन भी हो रही थी, जो वंश की खुशी से जल रहे थे। उनमें से एक धनराज सिंघानिया था, जो वंश का बड़ा भाई था। धनराज सिंघानिया वंश के पास जा पालने में उसकी बेटी को देख एक गिफ्ट वंश को पकड़ते हुए बोला, तुम्हारी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी बीवी की तरह। फिर सुहाना को ऊपर से नीचे तक घूर के देखने लगा, जो इस वक्त वो येलो और डार्क ग्रीन की कॉम्बो की बनारसी साड़ी पहनी हुई। आज सुहाना ने पूरा इंडिया लुक कैरी किया हुआ था। उसने अपने माथे पर लाल सिंदूर, गले में वी नाम का मंगलसूत्र, हाथों में डायमंड की बैंगल्स और ग्रीन चूड़ियां, होठों पर लाल लिपस्टिक, आंखों में काला काजल और माथे पर लाल रंग की छोटी सी बिंदी। उसने अपने काले लंबे बाल जिसकी कमर तक आ गए थे उसे खुला छोड़ा हुआ था, जिसमें सुहाना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वंश गुस्से से अपने भाई धनराज को घूरते हुए सुहाना के कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसे अपने करीब कर बोला, थैंक्स टू भैया, कम्प्लीमेंट। आखिर बेटी और बीवी किसकी? जिसे सुन धनराज गुस्से से झूठी मुस्कान दे वहां से चला जाता है। वही वंश धनराज को अभी भी घूर के देख रहा था, तभी उसे सुहाने की आवाज आती है।
तुमने इस बदतमीज इंसान को क्यों बुलाया? जिसे सुन वंश कुछ बोलने वाला होता है तभी वहां पर पायल आ जाती है। पायल ने आज रेड कलर की नेट की हल्के वर्क की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वह कहर डाल रही थी। उसने अपने होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक, आंखों में काला काजल, कानों में डायमंड के झुमके और उसने अपने बाल खुला छोड़े थे जो उसके कमर तक आ रहे थे। हर कोई की नजरें ना चाहते हुए भी पायल पर चली जा रही थी, लेकिन सबके दिल में राजवीर का खौफ भी था जिस वजह से सब अपनी नज़र उसे हटा ले रहे थे। तभी वंश अपने भाई धनराज को इग्नोर कर सुहाना का ध्यान भटकाने के लिए पायल को अपने सामने देख पायल के मजे लेते हुए बोला, अरे तुम्हारा वह डेविल हरबेंड कहाँ है जो तुमसे 24 घंटे चिपके रहता है? जिसे सुन पायल अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए वंश को बोलती है, इससे तुझे क्या? न, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वो तुझे ऐसे पार्टियों में कभी अकेला नहीं छोड़ता, किसी बच्चे की तरह, जैसे अगर तुझे छोड़ देगा तो कोई तुम्हें खा जाएगा या तुम खो जाओगी। जिससे सुन पायल का मुंह बन जाता है। वो वही जानती थी वो कैसे राजवीर से बचते हुए आए हैं। तभी वह वंश को घूरते हुए देख बोलती है, तुम्हारा क्या है? तुमने भी तो अपनी बीवी को जकड़ा हुआ है जैसे कि वह कहीं भाग जाएगी। उसकी नजरें वंश के हाथों पर थी जो सुहाना के कमर को जकड़े हुए अपने करीब कर खड़ा था। जिसे सुन वंश अपनी पकड़ सुहाना पर और मजबूत कर बोलो, तो यह मेरी बीवी है। वही पार्टी की दूसरी साइड दो जोड़ी आंखें वंश पायल घूरे जा रही थी। वो और कोई नहीं, कबीर और राजवीर थे। राजवीर ने आज ब्लैक कलर का टक्सीडो सूट पहना था जो उसकी पर्सनैलिटी फब रहा था, जिसमें वो काफी ज्यादा हॉट लग रहा था। काफी लड़कियों की नजरें राजवीर पर थी, लेकिन उन्हें पता था वह उनका नहीं हो सकता था। तभी राजवीर को कबीर की आवाज आती है, वाई ब्लडी डर्टी हैंड टच माई प्रिंसेस। कबीर ने भी आज सेम राजवीर के जैसा ब्लैक छोटा टक्सीडो सूट पहना था अपने साइज का, जिसमें वह काफी ज्यादा डेसिंग लग रहा था। वह बिल्कुल राजवीर का कार्बन कॉपी लग रहा था, बस वह राजवीर से छोटा नजर आ रहा था। इस वक्त कबीर के चेहरे के भाव सर्द थे। उसकी नजरें हॉल के बीचों बीच उस पालने पे थी जहां वंश, सुहाना और पायल खड़ी थी, और सारे गेस्ट उनसे मिल, उनकी बेटी आयशा से मिल, कभी उसे टच करते, कभी उसे खिलाते, फिर गिफ्ट दे चले जाते। जिसे देख पता नहीं कबीर को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके चेहरे के भाव इस वक्त बिल्कुल सर्द थे। उसकी सर्द आंखें सिर्फ उन लोगों पर टिकी थी जो आयशा को टच कर रहे थे, जिसे देख कबीर की हाथों की मुट्ठी बंद हुई। कबीर को उन लोग के डर्टी हैंड जब उसकी प्रिंसेस को टच कर रहे थे, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह नहीं चाहता था कि उसकी प्रिंसेस पर किसी की नज़र भी पड़े या कोई उसके करीब भी आए। तभी कबीर बोला, वाई वंश सिंघानिया अरेंज दिस ब्लडी पार्टी? हम नॉर्मल तरीके से भी प्रिंसेस का नेम सेरेमनी सेलिब्रेट कर सकते थे। वही राजवीर अपने बेटे की बात सुन कुछ नहीं बोलता। वह बिना किसी को कुछ कहे अपने कदम पायल की ओर बढ़ा देता है। वही कबीर भी अपनी डेट के साथ पायल की ओर चल देता है, क्योंकि वहीं पर पालने में उसकी प्रिंसेस भी थी। वही जो पीछे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो राजवीर से बात करना चाह रहे थे, राजवीर का ऐसे बात को बीच में छोड़ उन्हें जाता देखते बस रह गए, क्योंकि राजवीर के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता था। दोनों बाप बेटे को देखते हैं जो एक ही जैसे डेविल नजर आ रहे थे, जिसे देख साफ पता चल रहा था अगला बिजनेस वर्ल्ड में राज करने वाला कौन है। तभी पायल को अपने कमर पर किसी के मजबूत हाथ महसूस हुए, जिसे महसूस कर वो थोड़ा सिहर जाती है, लेकिन उसे वो टच पता था कि वह किसका है। तभी पायल को किसी की आवाज उसके कानों सुनाई देती जो उसके बहुत करीब हो बोल रहा था, डॉल आजकल तुम काफी डेयरिंग होते जा रहे हो, लगता है तुम मेरी पनिशमेंट भूलते जा रही हो। जिसे सुन पायल डर से सिहर जाती है। तभी वो हकलाते हुए बोलती है, वो मैं बोर हो रही थी, तुम अपने बोरिंग बिजनेस पार्टनर से बात कर रहे थे, इसलिए मैं सुहाना से बात करने के लिए। वह इतना ही बोल पाई थी। उसे अपने कमर में बहुत दर्द महसूस होता है, क्योंकि राजवीर ने उससे कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसे कमर को मसला था। वीर। तभी वंश की आवाज पायल और राजवीर को आती है, जो दोनों को घूर रहा था। ओ हमारी लैला और मजनू, जो भी रोमांस करना है अपने कमरे में जाकर करना, यह मेरी बेटी के लिए पार्टी चल रही है। जिसे सुन राजवीर अपनी पकड़ पायल पर वैसे ही रख वंश को घूर कर देखने लगता है, जिसे देख वंश अपनी बातीसी दिखा देता है। तभी वंश को किसी की ठंडी आवाज सुनाई देती, दिस कैन लेट बी ब्लडी शिट पार्टी। जिसे सुन वंश अपनी आंखें छोटी कर जहां से आवाज आई थी उस और देखने लगता है। वह कोई और नहीं कबीर था जिसने ये बोला था, 7 रोमांटिक शावर। पार्टी खत्म हो चुकी थी। वंश और सुहाना का मास्टर बेडरूम। रात के 12 बजे वंश अपने कमरे में टहलते हुए किसी पर गुस्सा निकाल रहा था। उस लड़के की इतनी हिम्मत, मेरी बेटी की पार्टी को उसने ब्लडी शिट पार्टी कहा। उन दोनों बाप बेटे को मेरी खुशियों से जलन होती है। इतना कह वह सुहाना को देखता है,
वही सुहाना अपने पति को ड्रामा इग्नोर कर अपनी बेटी को फीड करा रही थी। सुहाना का ध्यान भले अपने हस्बैंड पर न हो, लेकिन उसकी बेटी का बार बार ध्यान पीने से ज्यादा अपने डेरा पर जा रहा था, जिसे देख सुहाना अपनी बेबी को हल्का डांट बोली, बेबी आप अपने ड्रामेबाज पापा को देखना बंद करो, दूधू पियो जल्दी। जिसे सुन छोटी सी आयशा अपनी मम्मी को अपनी काली आंखों से टुकुर टुकुर देख हंसने लगती है। इस वक्त छोटी सी आयशा ने व्हाइट कलर का नाइट सूट पहना था जिसमें प्रिंसेस के प्री बने हुए थे, जिसमें बहुत ज्यादा ही क्यूट लग रही थी, जैसे वह अपनी मम्मी की हाँ में हाँ मिला रही हो और अपनी मम्मी की बात मान फीड करने लगी। वही अपने लिए ड्रामेबाज सुन वंश तनाते हुए आता हुए सुहाना के पास आया और बोला, तुम मेरी बेटी से मेरे बारे में क्या बुराई कर रही हो? तुम्हें तो हमेशा वह लड़का ही सही लगता है, एक नंबर का चालाक है वह, जिसे सुहाना से घूर के देखने लगती है। वो एक बच्चा है, सुहाना ने वंश को घूरते हुए बोला, जिसे सुन वंश मुंह बनाते हुए बोला, वो बच्चा नहीं है, वह बहुत चला है, बिल्कुल अपने बाप की तरह। वही छोटी सी आयशा का पेट भर चुका था जिस वजह से वह गोद में सो गई, जिसे देख सुहाना अपने कपड़े के बटन लगा ठीक कर परी को अच्छे से सुलाते हुए वंश को बोली, तुम इसे देखते रहना, मैं कपड़े चेंज करके आ रही हूँ। जिसे सुन वंश सुहाना को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। आज सुहाना काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी उस येलो ग्रीन कोम्बो के बनारसी साड़ी और वो उसके खुले लंबे बाल जो कमर तक आ रहे थे। एक तो सुहाना जल्दी इंडियन कपड़े कैरी नहीं करती, इसलिए आज वंश सुहाना को साड़ी में देख पागल सा हुआ था। वो तो कब से 10 मौके की तलाश में था कि सुहाना कब अकेले हो और वह उसे आज जी भर के प्यार करें। बेबी तुम्हें कपड़े चेंज करने क्या जरूरत है, तुम्हें पता है आज तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। जिसे सुन सुहाना वंश के इंटेंशन न समझते हुए उसे घूर के देख बोली, तुम्हारा क्या कहने का मतलब है कि मैं इस भारी भरकम साड़ी में रात भर रहूं? मैंने ऐसा कब कहा? आज मैं खुद तुम्हारी साड़ी उतारने में तुम्हारी मदद करूंगा और साथ में थोड़ा रोमांस भी। जिससे सुन सुहाना की आंखें बड़ी हो जाती, वो घूर के वंश को देखने लगते। तभी वंश उसे बिना संभालने का मौका दे एक ही झटके में सुहाना को अपनी बाह उठा अपने कदम वॉशरूम की ओर बढ़ा देता है। वही सुहाना उसकी गोद में छटपटाते हुए अपने हाथ पैर मारते हुए बोली, वंश छोड़ो, मुझसे क्या कर रहे हो? सुहाना को पता था उसके साथ अब क्या होने वाला है। सुहाना चाहे कितनी भी बोल्ड हो, लेकिन इस मामले में वह हमेशा वंश के सामने हार जाती है। वह हमेशा इस मामले में शर्मीली और छुई मुई टाइप की लड़की बन जाती है, जिसका फायदा वंश हमेशा उठाते हैं। वही वॉशरूम के अंदर वंश सुहाना के पीछे खड़ा था, दोनों एक दूसरे को मिरर में देख रहे थे। वही सुहाना वंश की आंखों में नहीं देख पा रही थी, वो जानती थी वंश क्या चाहता है। उसके गाल हल्के लाल हो गए थे। वही वंश सुहाना के पीछे से उसके अपनी थुड़ी को सुहाना के चिन पर रख बोला, व्हाट हैपन बेबी? इतना कह अपने हाथ सुहाना के साड़ी के अंदर पेट पर ले जा उसके पेट को सेनुअल टच कर सहलाने लगता है। लेकिन कुछ भी कह लो, जब मेरी बॉक्स साहिबा शर्माती तो बात ही कुछ और है, क्योंकि उनका शर्माना बहुत ही कम हमें नजर आता। इतना कह वंश उसके गुलाबी गालों को चूम लेता है। वंश धीरे धीरे कर सुहाना के जेवरात उसके बदन से अलग कर रहा था। उसके कानों के झुमके को उसके कानों से निकाल ये लोग चूम बाइट कर लेता है, जिसके दर्द से सुहाना अंदर तक सिहर जाती है। वंश उसके हाथ से डायमंड के बैंगल्स निकल उसके हाथों को चूमता है, आहना के हार उन जेवरात को उसके शरीर से अलग कर उस जगह को चूमता है। फिर अचानक से वंश सुहाना को फिर से अपनी बाहों में उठा लेता, जिससे सुहाना हड़बड़ा के अपने हाथ वंश की गर्दन में लपेटे लेती है। वही वंश के कदम सावर की ओर बढ़ चले थे। कुछ ही देर में वह लोग शावर के नीचे ले जाता है। सुहाना शर्म के मारे अपनी सर को वंश के सीने में छुपाए हुई थी, तभी उसे अपने ऊपर सावर का ठंडा पानी गिरता हुआ महसूस होता। वही वंश ने खुद और सुहाना पर शॉवर का ठंडा पानी चालू कर दिया था। वो संभाल के सुहाना को अपने गोद से आराम से उतारा था। वही उन दोनों पे शावर का ठंडा पानी गिरा था, जिसमें से दोनों के कपड़े चिपक गए थे। सुहाना सावर के पानी में और भी लुभावनी लग रहे थे। उसका वह गोरा चेहरा उस शावर पानी के बूंद हीरे की तरह चमक रही, उसके गुलाबी होठ उस पर पानी की बूंद और उसे रसीला दिखा रहे थे। तभी अचानक वंश सुहाने की थुड़ी को पकड़ उसके चेहरे को ऊपर उठा था। वो जरा देर न कर उसके लिप्स पर किस करना स्टार्ट कर देता। वंश एक हाथ उसके सर को पीछे पकड़े हुए था और एक हाथ से उसके गीले शरीर को सहला रहा था। वही कितने महीने बाद वंश का साथ पा सहना भी उसका साथ देने लगती है। उसके दोनों हाथ वंश की पीठ पर चल रहे थे। वंश उसके शरीर पर अपने हाथ चलाते हुए उसके पल्लू का पिन निकल छोड़ देता, जिस वजह से सुहाना के कंधे पर साड़ी गिर फ्लो पर जा गिरती है। वही वंश सुहाना को इस हाल में देख और पागल सा हो जाता है। अब वह सुहाना के होठों को छोड़ उसके कॉलरबोन से ले कंधों पर किस करने लगता है। कुछ ही देर में दोनों के शरीर से उनके कपड़े अलग हो चुके थे। वह दोनों एक दूसरे को मुकम्मल कर अब दोनों अपनी प्यार की दुनिया में थे।
अब वॉशरूम से सिर्फ 2 लोगों की मदहोशी भारी आहें भरने की आवाज आ रही थी। वही कपूर मैनन में राजवीर अपने ठंडे भाव में बोलता है, डोल तुम्हारी ये पनिशमेंट है कि आज तुम मुझे प्यार करोगी। जिसे सुन पायल चौंक जाती है। क्या 1 साल बाद आशु कपूर मेंशन राजवीर का मास्टर बेडरूम। इस वक्त राजवीर के रूम का माहौल काफी शांत था। पायल राजवीर मस्कुलर चेस्ट में अपना सर रख के सो रही थी। इस वक्त दोनों के कपड़े की हालत खराब थी। राजवीर के ब्लैक शर्ट के पूरे बटन खुले हुए थे। उसके मस्कुलर चेस्ट और 8 एब्स पर पायल के रेड लिपस्टिक के निशान और उसके छोटे छोटे दांतों के बाइट के निशान थे। वही पायल की साड़ी का पल्लू उसके कंधे से नीचे गिर हुआ था, जिस वजह से उसकी क्लीवेज साफ दिख रही थी। वही पायल इसी हाल में राजवीर की पनिशमेंट, राजवीर को प्यार करना वह पूरा न करते हुए नींद के आगोश में चली गई थी, जिसे देख राजवीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राजवीर उसी हाल में उसे अपने खुले सीने से लगाए उसके बाल से हिलाते हुए निहारता है। उसके कुछ बाल जो उसके चेहरे पर आ रहे थे उसे कानों के पीछे करते हुए एकटक उसे देखते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। 1 साल बाद कपूर मेंशन के बड़े से हॉल में एक बच्ची अपनी लड़खड़ाते कदमों से अपने एक हाथ टॉय पकड़े हुए, जिसने इस वक्त स्काई ब्लू कलर की नी लेंथ फ्रॉक पहनी हुई थी, बालों में छोटे छोटे क्लिप लगाए हुए थे। उसके गाल ज्यादा गोरे होने की वजह से हल्के हल्के गुलाबी नजर आ रहे थे। वो अपनी टिमटिमाती काली आंखों से किसी का पीछा कर रही थी। वह अपने लड़खड़ाते कदमों से उसके पास आने की कोशिश करते हुए तोतली जबान से बोली, आशु। तभी किसी लड़के की ठंडी आवाज आई, प्रिंसेस, मैंने कहा ना यहाँ पर बैठो। इतना कह उसी फ्लो के रेड कार्पेट पर खिलौनों के ढेर में बैठा बोला, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे लिए पोरज लेके। ये लड़का कोई और नहीं कबीर कपूर था, जो अब 11 साल था, जिसके चेहरे पर मैच्योरिटी और भी ज्यादा दिखने लगी थी। उसकी हाइट और भी ज्यादा लंबी हो गई थी, नॉर्मल बच्चों से अधिक। वही वो छोटी सी बच्ची और कोई नहीं आयशा सिंघानिया थी, जो अब 1 साल की हो गई थी। उसने अब लड़खड़ाते हुए चलना सीख लिया था। उसकी हाइट नॉर्मल बच्चों की तरह 1 साल के बच्चों की जितनी थी। वह गोलू मोलू सी थी, जिस वजह से उसके गोरे गाल हमेशा गुलाबी रहते थे। उसने अभी तक सिर्फ पापा और मम्मा और आशु ये 3 वर्ड ही बोलना सीखा था, वो भी लड़खड़ा आते हुए जुबान से। कबीर उसे इंस्ट्रक्शन देते हुए नीचे बैठाने की कोशिश करता है, लेकिन आयशा अपने हाथ उठा कबीर के चेहरे को छूने की कोशिश करते हुए उसके गोद में जाने के लिए कर रही थी और बार बार डॉटहू कर रही थी। आज पायल और सुहाना शॉपिंग के सिलसिले से बाहर गई थी, जिस वजह से आयशा कबीर के पास थी। वही कबीर आयशा को अकेले ही संभाल रहा था, बिना केयरटेकर के, क्योंकि उसे अपने आसपास लोग पसंद नहीं थे और उसे पसंद नहीं कि उसके अलावा कोई भी आयशा को टच करे, उसका ख्याल रखें। प्रिंसेस, मैंने बोला ना तुम्हारे लिए मैं पोरज खाने के लिए ला रहा हूँ, तुम्हें भूख लगी थी ना। जिसे देख आयशा अपनी क्यूट सी मुंडी हिला अपने हाथ ऊपर की ओर करती है। सिट हियर एंड डोंट गो एनीवेयर। चुपचाप ये पर खेलों में आ रहा हूँ और किसी पास नहीं जाना और टच नहीं, ये इंस्ट्रक्शन देते हुए आयशा को वहाँ अच्छे से बिठा उठने को हुआ। वही आयशा उसकी गोद में आने के लिए कर रही थी और बार बार अबीर को हंसकर देख रही थी, जिस वजह से वह बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। जिसे देख कबीर उसके माथे पर किसकर उसे उसकी फेवरेट डॉल देते हुए उसका ध्यान भटका वहां से किचन की ओर चल देता है। कबीर के विला में सर्वेंट की कमी नहीं थी, वह एक इशारा करे सब एक पैर पर खड़े हो जाए, लेकिन कबीर को आयशा का काम करने में एक अलग सी फीलिंग आती थी। वो उसे नहीं पता क्या था और उससे पसंद नहीं कोई उसका काम कोई और करे। तभी कपूर मेंशन का डोरबेल बजता है, जिसे जा रमेश काका खोलते हैं। रमेश काका यहाँ 30 सालों से काम करते आए थे। तभी वो मेंशन का मैन डोर खोलते हैं। वहां पर होने 34 साल का लड़का दिखता है, जिसने ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था। रामू काका उसे देख बोलते हैं, जी कहिए क्या काम था, जिसमें वह लड़का बोलता है, जे रवि सर ने भेजा है। राजवीर सर से मिल, इस फाइल में साइन लेने को इम्पोर्टेंट है, इसे अभी साइन करा कर ले जाना है। तभी रामू काका उसे देख बोले, हाँ ठीक है, मैं बाबा से पूछकर तुम्हें उनके पास ले जाता हूँ। इतना कह रामू काका अंदर चले जाते। वही आयशा जो अपनी डॉल से खेल रही थी, वह इस वक्त मेंशन के मेन हॉल में थी, जिस वजह से मेन डोर के खुले होने की वजह से उसका ध्यान उस ओर चला जाता है। तभी आयशा अपने टॉयज को और फेवरेट डॉल को वहीं छोड़ खड़े होने की कोशिश करती है और अपने कदम लड़खड़ाते हुए चेहरे पर क्यूट सी मुस्कान लिया मेंशन के मेन डोर की ओर अपने कदम बढ़ा देती है। वही जो मेन डोर पे खड़ा शख्स, जिसका नाम विजय था, उसका भी ध्यान अपने पास आ रही क्यूट डॉल जैसी दिखने वाली बच्ची पर चला जाता है। विजय भी मुस्कुराते हुए उस बच्ची को अपनी ओर आते हुए देखता है। वही आयशा खिलखिलाते हुए अपने कदम बाहर की ओर बढ़ा रही थी, तभी उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। वह अचानक से गिरने की होती है।
तभी विजय जो मेन रोड पर खड़ा था वह भी दौड़ते हुए या आयशा को पकड़ता है। वही रामू काका टेलीकॉम से राजगीर से परमिशन जैसी विजय को राजवीर की स्टडी रूम की ले जाने को हुआ था। तभी उसकी नज़र विजय पर जाती है जो आयशा को अपनी गोद में लिए पिलो पे बैठ उसे चुप करा रहा था। वही आयशा गिरने के डर की वजह से रोना शुरू कर दिया था, जिसे देख विजय उसके गुलाबी गुलाबी गालों से उसकी मोती जैसे आंसुओं को पोंछते हुए, अरे क्यूट बेबी, कुछ नहीं हुआ, तुम देखो तुम्हन कहाँ चोट आई है, इतना कह वह उसके चबी गाल को खींच उसके गालों को सहलाने लगा। वह बहुत सॉफ्ट थी, रुई की तरह। वही रामू काका यह नज़ारा देख घबरा जाते हैं और अपने आसपास देखने लगते हैं। उन्हें कबीर कहीं नहीं दिखता। वह राहत की सांस ले जल्दी से उस ओर भागते हैं। उन्हें पता था उनका छोटा बाबा इस बच्ची के लिए कैसा व्यवहार करता था। वो बहुत पजेसिव था, जिस वजह से कोई भी नौकर ही उस बच्ची के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उन्हें कुछ बात याद आ जाती है, कैसे 4 महीने पहले किसी सर्वेंट में आयशा के पास जाने की कोशिश की थी, उसे टच किया था, जिसे देख कबीर ने उसे डरावनी सजा दी थी, जिस वजह से जब भी आयशा कपूर मेंशन में होती तो जितने भी सर्वेंट रहते वो उस जगह से हरी बना अपना काम करते। लेकिन इस बारे में पायल को नहीं पता और ना ही सुहाना और वंश को, सिर्फ इस बारे में राजवीर को पता था। जैसे ही रामू काका विजय के पास पहुंचे उसे आयशा से दूर करने के लिए, तभी किसी की रौबदार आवाज आती है, कीप योर डर्टी हैंड्स ऑफ माई प्रिंसेस। आगे देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।